चलिए आज हम सब एल्डिहाइड एवं कीटोन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज हम सब पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ किताबों में जैसे कि एनसीईआरटी उसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ किताबों में लिखा है कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कुछ किताबों में खाली गुणधर्म। तो ये सब हेडिंग्स एक ही हैं, सबका मतलब एक है, सबका अर्थ एक है। हम लोग जो भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें पढ़ने वाले हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ना है। एक बात यहाँ लिखा हुआ है, एल्डिहाइड एवं कीटोन एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ ये कहा गया है कि चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड, दोनों सेम या कहें कि एक ही प्रकार रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दोनों में ही कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होते हैं। अब ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है क्या, वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपने देखा होगा यही है, इसी को बोला जाता है कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ एल्डिहाइड में भी होता है और यही चीज़ कीटोन में भी होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बंध के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसी के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा ये क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, या फिर कहें कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में ये हेडिंग लिखा है और कुछ किताबों में ये लिखा है, तो दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। चाहे नाभिक स्नेही बोलिए चाहे नाभिक रागी बोलिए, होना क्या है इसमें एक नाभिक रागी होगा जो कि आपके एल्डिहाइड एवं कीटोन से जुड़ेगा। योगात्मक का मतलब यही है। तो इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, चलिए हम देखते हैं। लिखा है प्रबल विद्युत ऋणात्मकता के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींचे रहते हैं, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनिल समूह हमारा है ये, इसके बीच जो ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा और दूसरे बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड मानते हैं। तो इसके बीच में देखा जाए तो अगर इसको मैं सिग्मा मानूं तो ये पाई हो जाएगा, या मैं इसको सिग्मा मानूं तो ये पाई हो जाएगा। तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंद है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN इसका ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ट्रांसफ़र होता है, खिंचा रहता है, जिसके वजह से इस पे आता है माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। यही बात इस लाइन में कही गई है। तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज और इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो इसी के कारण इस पे नाभिक रागी जो है अटैक करता है, आक्रमण करता है, या कहें जुटता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो नाभिक रागी है वो जुड़ेगा कहाँ और कैसे जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे नाभिक स्नेही या कहें कि जो नाभिक रागी होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक। तो उनके ऋणात्मक होने से ही हमको सूचना मिल जा रहा है कि वो प्लस पे ही अटैक करेंगे। अर्थात तो जो नाभिक रागी होंगे न्यूक्लियोफाइल वो कार्बन पे अटैक करेंगे, क्योंकि कार्बन पे ही प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और वो माइनस चार्ज पे होते हैं, इसीलिए इस पे अटैक ना करके कार्बन पे अटैक करेंगे। तो हम एक बात यहाँ लिख सकते हैं कि
जो है NU कार्बन पर तथा E+, अब ये E+ क्या है तो ध्यान दीजिएगा, E+ को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी। जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है या कहें नाभिक रागी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रागी होता है। तो अब एक चीज़ यहाँ समझना जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल ऋणात्मक होता है तो ये कैसे होते, धनात्मक होते हैं। तो ये धनात्मक होने के कारण ये माइनस पे अटैक करते हैं। आप जानते होंगे या पढ़े होंगे कक्षा 11 में कि जो नाभिक रागी होंगे या 12 में ही पढ़े होंगे, जो नाभिक रागी होते हैं उनका चार्ज होता है माइनस, इसीलिए प्लस पे अटैक करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं वो होते हैं प्लस, इसीलिए वो किस पे अटैक करते हैं, माइनस पे। तो आप ज़्यादातर अपक्रियाओं में देखेंगे या कहें कि लगभग 90+ अपक्रियाओं में आप देखेंगे जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी भी अटैक करता है। मतलब हम ये कहें कि नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी ये लगभग हमेशा दोनों एक साथ ही होते हैं या दोनों एक ही साथ जुड़ते हैं या अपक्रिया करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो नाम पड़ता है वो इनके पहले अटैक के कारण पड़ता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि अगर पहले NU अटैक करेगा, नाभिक रागी अटैक करेगा, तो अपक्रिया का नाम पड़ेगा नाभिक रागी। यदि पहले E+ अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर आक्रमण करता है तो अपक्रिया का नाम पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रागी या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनके आक्रमण पर, उसी के आधार पर नाम। तो जैसा कि नाम लिखा स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक, तो यहाँ पहले यही अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इसका नाम पढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं आक्रमण करेगा, ये भी आक्रमण करेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिख रहे थे कि जो NU है वो कार्बन पर अटैक करता है और E+ आपका ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। मतलब कि जो माइनस वाला होगा वो इस पे अटैक करेगा और जो प्लस वाला होगा इस पे अटैक करेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। तो हमने जो है कार्बोनिल समूह ले लिया, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। मान लेते हैं कि NU इस पे यहाँ अटैक करने आया, तो ये जो NU है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये जो NU आपको दिख रहा है वो अटैक करेगा यहाँ पे। रीजन हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये माइनस होता है तो प्लस पे अटैक करेगा। मतलब कि हमारा कंपाउंड बनने वाला है CO-, इस पे प्लस चार्ज था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जुड़ गया है NU, जिसके कारण इसका प्लस चार्ज हो जाता है ख़त्म। तो इस तरीके से ये जुड़ता है। यहाँ कुछ बातें आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपक्रिया होता है बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे ये अपक्रिया होता है, इसीलिए इस पद को हम लोग बोल देते हैं मंद पद। और इसी अपक्रिया के आधार पे जो है हमारा अपक्रिया निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, जो बना है इसका क्या नाम होगा, तो आप देख पा रहे होंगे इस पे माइनस है और ये आपका एल्किल समूह है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं एल्काक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी आपको दिख पा रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम रख रहे हैं एल्काक्साइड आयन। अच्छा, और क्या होता है, ये जो बनता है ये बीच में बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब पहले NU इस पे अटैक किया
तो ये बना, लेकिन ये बन के रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बना ऐसे इसी पे रुक गया, उसके बाद इस पे जो है E+ अटैक करता है, मतलब प्लस वाला अटैक करता है। तो ये नहीं बनता, इसके बाद बनता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती मतलब कि ये बीच में बनता है, उसके बाद फिर दूसरा कुछ बनता है। ये चीज़ जो बनता है ये अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है। मतलब जब ये बनता है तो काफ़ी टाइम तक बनता है या बढ़िया से बन जाता है, ऐसा मैं आपसे कहूँ। चलिए देखते हैं आगे कि अगर यहाँ पे आपका E+ हो तो क्या होगा। तो आपने अभी तक देखा कि यदि NU कार्बन पे पहले अटैक करता है तो आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है, यह एक मध्यवर्ती है और ये अधिक अस्थायी होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कार्बोनिल समूह पे पहले E+ अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया कार्बोनिल समूह। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग E+ से अटैक करवाने वाले हैं। तो होता क्या है, पहले ये कार्बोनिल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है पाई बांड का, ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आता है। अब जब E+ को अटैक करना है तो वो प्लस पे तो कर नहीं सकता, वो करेगा ऑक्सीजन पे। तो ये चीज़ जो आपको दिख रहा है ये E वो इस पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा। तो हमारा कार्बोनिल कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इस पे प्लस चार्ज रहेगा। अब अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनियम आयन। यह भी बीच में बनता है, इसीलिए इसको भी मध्यवर्ती हम लोग बोलेंगे, मध्यवर्ती। अगर इसके अस्थाई होने पर बात करें तो ये इसके अस्थाई के हिसाब से कम अस्थाई होता है, कम अस्थाई। आपने देखा जब NU अटैक करता है तो जो बनता है वो अधिक अस्थाई होता है, लेकिन जब E+ पहले अटैक करेगा तो जो बनता है वो कम अस्थाई बनता है। ये जो पद होता है वो तीव्र पद होता है, चूँकि यहाँ पे मंद पद होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब E+ अगर पहले अटैक करेगा तो जो बनेगा वो कम अस्थाई होगा, NU जब पहले अटैक करेगा तो जो बनेगा वो अधिक अस्थाई होगा। इसके अधिक अस्थाई होने के कारण ही पहले NU अटैक करता है। साफ साफ बोला जाए तो पहले NU अटैक करता है, बाद में E+ करता है। रीज़न, क्योंकि NU का अटैकिंग से जो बनता है मध्यवर्ती वो अधिक अस्थाई होता है। चलिए और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। नोट, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन, तो जो कार्बन है आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कार्बन का संकरण है वो आपका sp2 है। यह कार्बन का जो संकरण sp2 है वो कन्वर्ट हो जाता है sp3 में। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ कितने सिग्मा बांड है, तो 1, 2 और 3। 3 है तो sp2, 1 s 2 p। लेकिन जब बाद में ये बनता है मध्यवर्ती तो इसके पास 1, 2, 3 और एक जो प्लस से जुड़ेगा बाद करेगा तो 4 हो जाएगा, जिसके कारण जो इसका संकरण होगा sp3। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया में sp2 से संकरण sp3 हो जाता है। दूसरी अगर बात की जाए क्रियाशीलता की, क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें एक चीज़ पाएंगे कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। और जो कीटोन होता है, कीटोन जब ये नाभिक रागी से नहीं क्रिया देता है तब, तो ये कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अगर मैं कारण बता दूं तो इन दोनों का कारण ये है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक एल्डिहाइड बना दिया, इधर R है, O और H,
तो इसमें एक ही साइड में कार्बन होता है, दूसरे साइड में कार्बन होता नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो त्रिविम बाधकता होती है कम होती है। इसीलिए फटाक से ये वाला अभिक्रिया दे देते हैं, नाभिक इसने ही। लेकिन जब कीटोन की बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि कीटोन में दोनों साइड ही आर आर होते हैं, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जिसके कारण इसकी त्रिविम बाधकता अधिक हो जाती है और ये अभिक्रिया जो ये वाली अभिक्रिया है वो अच्छे से नहीं दे पाते हैं, बढ़िया से नहीं दे पाते हैं, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो कारण अगर लिखें कि कीटोन कम क्रियाशील होता है तो उसका कारण ये है त्रिविम बाधकता, त्रिविम बाधकता। तो इसी के कारण जो है कीटोन कम क्रियाशील होता है और एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है। अब आपने ये समझ लिया कि नाभिक रागी योगात्मक किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ नाभिक स्नेही किस प्रकार से अपक्रिया करते हैं। तो चलिए आप लिख सकते हैं कि कुछ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। आप इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम सब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी के अंतर्गत पहला जो कि HCN है। HCN आपका एल्डिहाइड व कीटोन से किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। ध्यान देना, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है एल्डिहाइड व कीटोन HCN से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन देते हैं। HCN क्या है, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड। HCN को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। CN को साइनाइड और H मतलब हाइड्रोजन, तो दोनों को मिला के बोल देंगे हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए देखते हैं तो होगा क्या। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है जिसको समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। पहली पॉइंट लिखी हुई है कि शुद्ध HCN होने पर यह अभिक्रिया धीरे होता है। मतलब केवल अगर HCN लेते हैं तो भी अभिक्रिया होगा, लेकिन कैसे होगा, स्लो होगा। दूसरी बात लिखी हुई है HCN के साथ क्षार लेने पर यह अभिक्रिया तेज होती है। HCN अगर ले लिया जाए और उसके साथ क्या ले लिया जाए, क्षार लिया जाए, तब भी अभिक्रिया आपका होगा, लेकिन कैसा होगा, थोड़ा तेज होगा। इस बात को हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार्बोनिल समूह है। अब यहाँ इसके लगने के हिसाब से एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है फिलहाल। तो अभी मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके समूह की बात कर रहे हैं। अगर ये HCN से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर शिफ्ट होता है, जिसके कारण इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज आता है। थोड़ी सी यहाँ एक बात और हम आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ आप डेल प्लस और डेल माइनस भी लिख सकते हैं। NCERT में आप देखेंगे तो आपको डेल प्लस डेल माइनस लिखा मिलेगा, तो भी सही है। अगर आप प्लस माइनस लिख देते हैं तब भी सही है। फिर इधर आइए, इधर क्या होता है, H प्लस होता है और CN पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस भी आपको दिख रहा है, CN भी दिख रहा है। अब यहाँ पे जो H प्लस है वो E प्लस की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। CN आपका नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो हमने अभी तक पढ़ा कि सबसे पहले नाभिक रागी अटैक करते हैं, इसलिए सबसे पहले अटैकिंग किसकी होगी, CN की अटैकिंग होगी। और ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद H यहाँ पे अटैक करेगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ आपका O है, इस पे अटैक कर देगा H। पहले हालांकि ये अटैक करेगा तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ। पहले आपका ये अटैक करेगा जिसके कारण यहाँ आ जाएगा CN और उसके बाद H अटैक करेगा तो ये बन जाएगा।
इसी को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, तो यही बनता है आपका साइनोहाइड्रिन। अगर यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसी के हिसाब से बनेगा। तो ये पूरी बात हो गई। तो ये पहला पॉइंट जो लिखा था कि शुद्ध HCN होने पर यह अभिक्रिया धीरे होता है, तो यही बात है। यहाँ पे आपने कोई एल्डिहाइड एवं कीटोन लिए हैं जो HCN से अभिक्रिया किया है और आपका साइनोहाइड्रिन बनाया है। ये अभिक्रिया कैसे होगा? स्लो होगा, धीरे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई क्षार ले लें तो तब भी ये चीज़ होगा। अभिक्रिया अगर क्षार नहीं लिए थे तभी हुआ, अगर क्षार ले लिए तब भी होगा। बस अंतर इतना है कि जब आप नहीं लिए थे तब ये अभिक्रिया होता है, थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है। लेकिन जब क्षार ले लेते हैं तो ये अभिक्रिया थोड़ा तेज हो जाता है। क्षार का क्या रोल है वो मैं आपको क्रियाविधि उसका अर्थात मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। NCERT में इसका मैकेनिज्म आपको दिया है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप बस इतना जान लीजिए कि अगर आपका कोई एल्डिहाइड एवं कीटोन है तो HCN से अभिक्रिया करता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। अगर क्षार लेंगे तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें। चलिए हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण, चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCHO और इसकी अभिक्रिया करवाने वाले हैं HCN के साथ। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फॉर्मलडिहाइड। तो ये आपका फॉर्मलडिहाइड है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है। ये जब इससे अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या? आप जानते हैं, पहले CN इस पे अटैक करेगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा। तो ये अटैकिंग होगी, ये जो है आपका इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये होता है माइनस में और ये होता है प्लस में। यहाँ डेल प्लस लिखो या प्लस लिखो, बात एक ही है। और उसके बाद ये जो है इस पे अटैक करेगा, ये होता है प्लस के फॉर्म में और ये होता है माइनस के फॉर्म में। तो आपका जो कंपाउंड बन के निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। पहले CN अटैक किया, इस चीज़ को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ। पहले CN अटैक किया तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे O होगा और इस पे जाके अटैक करेगा कौन? H। तो ये आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है, आप लिख सकते हो खाली साइनोहाइड्रिन या फिर फॉर्मलडिहाइड साइनोहाइड्रिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मलडिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो इस तरीके से कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये आपका फॉर्मलडिहाइड का एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें तो क्या होगा? चलिए, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। इसका आप क्रिया करवाने वाले हैं हम सब HCN के साथ। तो इसके नाम के बारे में बात करें तो ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार से यह भी अब क्रिया करेगा और कंपाउंड बनाएगा CH3CHO। यहाँ पे जो है प्लस होता है तो CN अटैक करेगा, ये चीज़ इस पे जाके अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CN और यहाँ H+, तो ये बन जाएगा। इसका नाम अगर लिखें तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
मतलब साइनोहाइड्रिन हर जगह लगा लेना है, जो लेंगे उसी के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। तो कुछ किताबों में ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, कुछ किताबों में यहाँ पे आपको क्षार लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ आपको क्षार लिखा हुआ मिलेगा। कुछ किताब में नहीं लिखा है, खाली डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, तो वो भी सही है। जो किताब क्षार लिख के अब क्रिया दर्शाए हैं वो भी सही है। बस ये अंतर है कि अगर आप क्षार नहीं लेते हैं तब भी अब क्रिया होगा लेकिन धीरे होगा, अगर आप क्षार ले लेते हैं तब भी अब क्रिया होगा तेज होगा। तो भी सही है, ये भी सही है। हमारा आपसे सजेशन है कि आप क्षार लिख के लिखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हम लोग ले रहे हैं एसीटोन। एसीटोन ये एक प्रकार का कीटोन है। नाम जैसा कि मैंने आपसे पहले बोल दिया, ये एसीटोन है। एसीटोन ये अब क्रिया करने वाला है HCN के साथ, HCN के साथ। ठीक उसी प्रकार से अटैकिंग होगी जिस प्रकार से आपने देखा है। तो ये हो गया CH3, ये हो गया H, यहाँ O शिफ्टिंग होगा, यहाँ प्लस चार्ज होता है जिसके कारण यहाँ पहले अटैक करता है कौन, CN, और यहाँ अटैक करता है H। तो ये बन गया। यहाँ पर एसीटोन लिए हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, मतलब उसमें आप साइनोहाइड्रिन जोड़ दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से जो है HCN का हम लोगों ने पूरा अपक्रिया देख लिया और एग्जाम्पल देख लिया। NCERT में आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे लेकिन अदर किताबों में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। NCERT में आपको क्या दिया है, जो क्षार है उसका इसके साथ क्या रोल है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप इसका अपक्रिया कराएंगे तो ये बनता है लेकिन धीरे बनता है, लेकिन जब क्षार लेते हैं तब जो है ये अपक्रिया फास्ट होता है। तो क्षार वहाँ कैसे क्रिया करता है या क्षार का वहाँ क्या रोल है वो चीज़ NCERT में समझाया है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप अपने नोट्स में एग्जाम्पल भी लिखिएगा, डिफिनेशन भी लिखिएगा और NCERT वाली जो मैकेनिज्म है जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो भी लिखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म समझते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब हम HCN के साथ क्षार लेते हैं तो सबसे पहले क्षार और HCN के बीच में अपक्रिया होता है। तो होता कैसे है समझिए। HCN के साथ क्षार अपक्रिया करता है, क्षार अपना OH देता है। आपको पता है कि जो कोई भी क्षार लेते हैं तो OH देता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया हुआ OH, क्षार से आया है। ये HCN से अपक्रिया करता है और ये होता है माइनस और इसमें होता है ये प्लस, ये होता है माइनस। तो ये प्लस तुरंत इस पे अटैक करता है। फिर से समझिए, क्षार का OH HCN के H पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है और तुरंत क्या बना लेता है, H2O, H2O बना लेता है। फिर से समझिए, जब HCN के साथ क्षार लेते हैं तो क्षार अपना OH देता है और तुरंत वो OH H पे जाके क्या कर देता है, अटैक कर देता है और अटैक करके तुरंत बना लेता है H2O। जैसे H2O बनता है तुरंत आपका CN बन जाता है। कहने का सीधे सीधे मतलब है क्षार का क्या काम है, HCN को तोड़ने का कार्य। जब आप OH अर्थात क्षार नहीं लिए थे तब भी ये टूट के इस पे अटैक कर रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे टूटता था, धीरे धीरे अटैक करता था। लेकिन जब आप क्षार ले लेते हैं तो ये फटाक से इसको तोड़ने का कार्य करता है। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब केवल HCN शुद्ध अवस्था में लेते हैं तब ये H अलग होता है, CN अलग होता है धीरे धीरे, इसीलिए अटैकिंग होता है धीरे धीरे और बनता भी है धीरे धीरे। लेकिन जब आप कोई क्षार ले लेते हैं तो क्षार फटाक से OH देता है
और तुरंत यहाँ से H को पकड़ के तुरंत H2O बना लेता है, और जिससे Cn- तुरंत बनता है, और जैसे Cn- बनता है तुरंत अटैकिंग हो जाती है और क्रिया फास्ट हो जाती है। तो इसका मेन मतलब है कि ये H को पकड़ के H2O बनाता है और तुरंत Cn- बनता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है, नाभिक रागी बनता है, और ये तुरंत अटैक कर देता है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो ये बनता है। उसके बाद ये क्या करता है, कार्बोनिल पे अटैक करता है। जब आप HCN लिए हैं, क्षार लिए हैं, तो क्षार और ये दोनों कंबाइन हुए हैं और ये बनता है। उसके बाद जो ये आपका HCN बनता है, ये जैसे तुरंत बनता है तुरंत उस पर अटैक करता है, किस पे, कार्बोनिल पे। तो किस प्रकार अटैक करता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मान लो कि आपका कार्बोनिल है, इसको आप स्टेप नंबर 1 भी लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 1। तो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में जो आपका कार्बोनिल समूह होता है, इस पे ये Cn तुरंत क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और अटैक कैसे करता है आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण इस पे माइनस इस पे प्लस होता है, और ये माइनस होता है, इसके लिए इस पे अटैक करता है। और जैसे अटैक करता है, फटाक से आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है O, और यहाँ Cn जुड़ जाता है और इस पे O- बन जाता है, ये बनता है। और जैसे ये बनता है तुरंत वो जो OH H को पकड़ा था, मतलब जो क्षार का OH H को पकड़ा था, H2O बनाया था, वो तुरंत फिर से H अपना दे देता है। कहने का मतलब जैसे ये बनता है, ये तुरंत क्या करता है, H को पकड़ लेता है और पकड़ के तुरंत रिएक्शन करके फिर से आपका कंपाउंड बना देता है, OH और ACN। तो इस प्रकार से पूरी अपक्रिया होती है। ये अपक्रिया रिवर्सिबल होता है, NCERT में आप देखेंगे तो आपको रिवर्सिबल दर्शाया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। तो इसको आप रिवर्सिबल अगर लिखना चाहें तो आप रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमारे हिसाब से समझ में आई होगी। फिलहाल से मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूँगा। जब आप कार्बोनिल समूह के साथ HCN लेते हैं तो अपक्रिया अपना धीरे धीरे होता है, लेकिन जब क्षार लेते हैं तो क्षार क्या करता है, HCN को H+ और Cn- में फटाक से तोड़ता है। जैसे यहाँ से OH इसको पकड़ा, H2O बना, Cn फटाक से बनता है, और ये Cn जैसे बनता है तैसे ये कार्बोनिल पे अटैक करता है और ये बन जाता है। बाद में जब OH जो होता है H को पकड़ा था, वो OH वापस कर देता है, जिससे H फिर से इस पर अटैक करके ये बन जाता है, जो कि हमको बनाना था। तो ये चीज़ NCERT में दी हुई है, इसको भी आप लिख लीजिए, इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्न का HCN के साथ क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो चलिए हमारे पास वो कंपाउंड क्या है, कौन कौन सी चीज़ है, मैं उसको आपको बता दूं। तो हमने मान लेते हैं पहला लिया CH3COH, दूसरा हमारे पास है CH3COCH3, और एक हमारे पास है CH3C, और चलो यही कंपाउंड ले लेते हैं CH2CH3। इस प्रकार से हमारे पास 3 चीज़ें हैं। इनमें हम लोगों को देखना है कि HCN बढ़िया किस पे अटैक करेगा और बढ़िया अपक्रिया कौन देगा। तो आपने जब शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था नाभिक रागी, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एल्डिहाइड बढ़िया अपक्रिया देते हैं नाभिक रागी वाला, और कीटोन कम देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो है ये एल्डिहाइड ये बढ़िया देगा इन दोनों की तुलना में। रीजन वहाँ पे हमने बताया था त्रिविम बाधकता। तो यहाँ भी आप देखिए जो ये है, ये HCN से बढ़िया अटैक मतलब अपक्रिया करेगा, और बढ़िया जो है आपको क्रिया करके देगा। तो इसीलिए अपक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट। इसमें आप देखिए ये भी देगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड सी है और त्रिविम बाधकता अधिक होने के कारण ये कम देता है। और सबसे कम कौन देगा, तो ये देगा, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधकता अधिक है। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन चलिए हम लोग और देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे आपको दूसरा कंपाउंड दे दूँ। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पहला है, ये बेंजीन का रिंग है C, और यहाँ OH है,
मान लो हमारे पास दूसरा इस प्रकार से है, COCH3। तो इसमें HCN से बढ़िया अपक्रिया कौन देगा, तो ये देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है। आपने पढ़ा कि एल्डिहाइड बढ़िया अपक्रिया देते हैं कीटोन के अपेक्षा, कारण त्रिविम बाधकता। यहाँ त्रिविम बाधकता कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये HCN का ख़त्म होता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं।